गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। अपन क्लास 11th के अंदर पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन मैंने 3 टाइप बताए थे उसके अंदर। एक तो थी C3 साइकिल, एक C4 और इसके बाद था क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम साइकिल। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बने, क्या बना था? लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो जीव जंतुओं के श्वसन क्रिया के अंदर काम आती है, और साथ ही साथ क्या बना था? एसिमिलेटरी पावर के रूप में ATP और NADPH प्लस H आयन का निर्माण हुआ था। अब ये ATP और NADPH प्लस H आयन क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर बदलने में रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, C3 साइकिल बता रहा हूं। C3 साइकिल के अंदर देखें C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। ध्यान देना बेटा, C3 साइकिल या जो केल्विन साइकिल है, देखो आपके बुक के अंदर केल्विन चक्र के नाम से लिखा हुआ है। ओके, तो इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या इसको C3 साइकिल भी अब इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन युक्त होता है, जिसका नाम है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और सबसे पहले इनको बताने का श्रेय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केल्विन एवं बेंसन ने 1946 से 1953 के बीच में इसको डिस्कवर किया था, खोजा था, पता लगाया था। और अब इधर ध्यान देना बेटा कि ये जो प्रोसेस होती है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, प्लांट के अंदर जो मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल या जिसको हिंदी में कहते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाएं, वहां पर संपन्न होती है। समझ रहे हो? जैसे ये मान लीजिए लीफ है, इस लीफ की जब TS लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो इसके अंदर जब उसकी एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? जैसे सबसे बाहर ये आउटर एपिडर्मिस और ये इनर अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस होगी। जैसे जस्ट लाइक अ पेज, जैसे ये मान लीफ की अपर सरफेस हो गई और ये हो गई लोअर सरफेस। तो उसी प्रकार इनके अंदर जब लीफ का TS लेते हैं ना, तो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो इन कोशिकाओं को कहते हैं मीजोफिल सेल। ओके, इन मीजोफिल सेल के अंदर ये जो C3 साइकिल है ये कंप्लीट होता है। अब इनके अंदर क्या होता है कि एक 5 कार्बन युक्त कंपाउंड इन कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, जिसका नाम है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो क्या है 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है। समझ रहे हो? 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है। और ये जो RUBP है, समझ रहे हो, ये RUBP जो है 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है, और एक विशेष प्रकार का एंजाइम भी इसके अंदर उपस्थित होता है, जिसका नाम है रुबिस्को। ये सब है पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ये रुबिस्को जो एंजाइम है, ये वायुमंडल से जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर स्टोमेटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना पेड़ पौधों के द्वारा जो ग्रहण की जाती है, फोटोसिंथेसिस उनके पेड़ पौधों में ही होता है, पेड़ पौधों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ग्रहण की जाती है, तो ये RUBP जो है 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है। और ये जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूज होकर के 3 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाता है, जिसका नाम है 3PGA। अब ये 3 कार्बन है, यहाँ पर कितने हो? 5 और 1 6, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, या हिंदी में कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण। समझ रहे हो? तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? टोटल 5 और 6 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, 2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है।
और ये जो 3PGA है ये इसका जो है C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इस वजह से इसको C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हो। अब ध्यान रखना, इसका जो फर्स्ट प्रोसेस तो हो गया कार्बोक्सिलीकरण। अगला स्टेप जो होता है, ये जो 3PGA है ये 3PGA बदल जाता है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। समझ रहे हो, किस में बदलेगा? 1,3 डाई कह दो या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये भी 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ से जब 3PGA से 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है तो यहाँ पर एनर्जी लगती है, जो एनर्जी लाइट रिएक्शन के अंदर बनी थी ATP, ये किस में बदलती है? ADP के अंदर। चूँकि यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ATP के अणु भी काम आएंगे। 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर? 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड। ये भी 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। समझ रहे हो। तो ये जो है यहाँ ये भी इसका रिडक्शन हुआ, या जिसको हिंदी में कहेंगे अपचयन, और यहाँ पर भी ये अपचयन के 2 प्रोसेस है। पहले तो बनाएगा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल या 20 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, वहाँ पर ATP लगेगी, और 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल से 3 फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड बनता है ना, तो यहाँ पर भी एनर्जी काम आ रही है। ध्यान देना बेटा, एनर्जी कौन सी? 2NADPH प्लस HIN, ये किस में बदलेगी? 2NADP प्लस। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मैंने क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और आगे भी 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसके 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे। अब ध्यान देना बेटा, इसके 2 मॉलिक्यूल हुए तो टोटल कितने? 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन से अब इस साइकिल को अगर ये का ये अगर ग्लूकोज में बदल दे तो फिर आगे वापस RUBP इन कोशिकाओं के अंदर बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो। तो आगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया जारी नहीं रहेगी। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को जारी रखने के लिए क्या होता है कि ये जो 3PGAL है ये वापस रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन का मतलब हो गया पुनरुद्भवन। क्या मतलब हो गया? पुनरुद्भवन। समझ रहे हो। तो 3 और 3 6 कार्बन थे, 6 कार्बन से 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन गया। अब पीछे जो 1 कार्बन बचता है वो 1 कार्बन जो है वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज। समझ रहे हो। चूंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, तो यहाँ पर तो कार्बन भाई साहब अपने पास तो एक ही आ रहा है ना, 1/6 पार्ट आ रहा है। तो ये ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर 1 कार्बन जो निकल रहा है, 5 कार्बन तो यहाँ काम आ गए, 1 कार्बन जो है वो क्या बना रहा है? आगे की तरफ चल करके ग्लूकोज बना रहा है। तो 1 कार्बन से तो ग्लूकोज बनने से रहा, तो टोटल ग्लूकोज के अपन को कितने? 6 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब 1 RUBP से जब 1 कार्बन बनता है तो यहाँ पर RUBP कितने मॉलिक्यूल लूँगा मैं? 6 मॉलिक्यूल लूँगा, तब जाकर के अपना हिसाब कंप्लीट होगा। समझ रहे हो। अब PGAL से RUBP का जो निर्माण होता है वहाँ पर भी ATP के रूप में एनर्जी काम आ रही है, जो लाइट रिएक्शन के अंदर बनती है, ये बना देता है ADP। समझ रहे हो। अब यहाँ से यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है ना, इस वजह से यहाँ पर ATP का 1 मॉलिक्यूल लग रहा है। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे 1 RUBP से 1 कार्बन बन रहा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो अपने 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट है ना। तो कहने का मतलब ये साइकिल कितने बार रन करेगी? 6 बार। तो यहाँ ध्यान देना, अब पहले मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया था, अब सबको 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लगेगी? 6 लगेगी। यहाँ मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 3PGAL के कितने? इंटू 6, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, हर एक को कहने का मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब 1 ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। ओके, तो ध्यान देना बेटा। तो ये था आपने जो एक जो है कहने का मतलब ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए इसका जो है 6 बार ये रन करती है।
तो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 हो गए। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो इनको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 NADPH प्लस HIN, यहाँ 12 NADP प्लस, यहाँ पर कितने 1 था तो 6 ATP का निर्माण होगा। तो ध्यान देना बेटा, अब इसके अंदर क्या होगा, अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, 6। ATP कितनी बन रही है, 6 2 12 और 6 18। NADPH प्लस HIN कितने बन रहे हैं, 12। ओके, पता पड़ गया। अब देखो बेटा, जैसे देखो डिस्कवर्ड बाय केल्विन बेंसन 1946 टू 1953, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन युक्त होता है जिसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इस वजह से इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। ये आपकी कंप्लीट साइकिल है RUPP, जिससे फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना। फास्फोग्लिसरिक अम्ल से 1 3 मैंने डाई लिखा, डाई अभी से एक ही बात है, 20 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, और ये है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहाँ से वापस RUPP बना, और ये आगे चल कर ग्लूकोज, ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से स्टार्च कर बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। ओके, अब ध्यान दो बेटा, अब इनके अंदर जो है वो अपन देखते हैं। देखो 6 टर्म्स ऑफ केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल 6 बार रन करेगी, उसमें क्या बनेगा, 6 तो बने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 18 ATP से 18 ADP ये बन रहे हैं और ये निकल रहे हैं, 12 NADPH प्लस HIN से 12 NADP का निर्माण होता है। ये थी बेटा C3 साइकिल। अब अपन करते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल ध्यान देना, C4 साइकिल के अंदर देखो देखें, हाँ C4 साइकिल, C4 साइकिल जो होती है, जैसे कि वो मैंने आपको बताया था किस में संपन्न होती है, मीजोफिल सेल या पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर। जबकि C4 साइकिल जो होती है वो 2 में कंप्लीट होती है, एक तो मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, मतलब पर्णमध्योतक कोशिका एवं पुलाचद कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। अब इसको C4 साइकिल इसलिए कहते हैं कि इनका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन युक्त होता है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इस वजह से इसको C4 साइकिल भी कहते हैं। और चूंकि ध्यान रखना, इनके अंदर विशेष प्रकार का एक एडाप्टेशन देखने को मिलता है जिनका नाम है क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज शारीरिकी, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रेंज शारीरिकी, क्रेंज शारीरिकी। अब क्रेंज शारीरिकी क्या होती है कि जैसे देखो बेटा, जब लीफ का TS लेते हैं ना, तो लीफ के अंदर इनके अंदर क्या है कि जैसे ये मीजोफिल सेल होगी, मीजोफिल सेल के अंदर 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक तो पेलासीड, एक होते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, समझ रहे हो, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गए, ये तो हो गई मीजोफिल सेल। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, एक जहाँ मतलब जो वेस्कुलर बंडल से ढकी हुई जो संरचना होती है उनका नाम है बंडल शीथ सेल, जिसके अंदर क्या है, जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं, बंडल शीथ सेल, पुलाचद कोशिका हिंदी में कहते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो इधर ध्यान देना कि इनके अंदर होता क्या है कि ये जो संरचना होती है ना, क्रेंज का मतलब होता है कि ये जो बंडल शीथ सेल है, इन क्रेंज को जर्मन भाषा के अंदर कहते हैं माला, समझ रहे हो। तो ये जो माला रूपी संरचना दिखाई दे रही है, समझ रहे हो, तो ये जो C4 प्लांट है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जर्मन भाषा के अंदर क्रेंज को माला ही कहते हैं। ये जो बंडल शीथ सेल है ना, बंडल शीथ सेल को ये कहने का मतलब माला के रूप में है, इस वजह से इसको कहेंगे क्रेंज, और ये एक प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है, इस वजह से इसको कहते हैं क्रेंज एनाटोमी, समझ रहे हो, ये जो संरचना है। और ये जो है C4 प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जनरली C4 पादप जो होते हैं वो मोनोकोट, जैसे मेज है, शुगर कैन है, बाजरा है, उनके अंदर देखने को मिलता है। और डाइकोट प्लांट जो कहने का मतलब C4 साइकिल, उनके अंदर जैसे एमेरेंथस है, यूफोर्बिया है, उनके अंदर भी पाई जाती है। अब इनके अंदर जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार की सेल होती है। अब C3 और C4 पादपों के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि इनके अंदर होता क्या है कि C3 और C4 पादप जो होते हैं, कहने का मतलब जिन पादपों के अंदर C3 साइकिल और जिनके अंदर C4 साइकिल पाई जाती है, उनके अंदर मेन डिफरेंस ये है
कि C3 साइकिल जो होती है कंप्लीट होती है ओनली मीजोफिल सेल के अंदर, जबकि C4 साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है मीजोफिल और बंडल स्थित सेल दोनों के अंदर। समझ रहे हो? तो इनके अंदर क्या है कि जब इन स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इनके द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण की जाती है, जो C3 पादप थे, C3 पादप के अंदर भी मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही काम आ जाती है। लेकिन C3 पादपों के अंदर क्या होता है कि किसी कारणवश अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर या सेल के अंदर या लीफ के अंदर किसी कारणवश अगर ज़्यादा हो गई, तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उनकी जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं मीजोफिल सेल के अंदर जो एंजाइम होता है जिसका नाम है रूबिस्को, इनका क्या होता है कि ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मतलब होता है कि जिनकी कंसंट्रेशन हाई होती है ना, उनके साथ ये फ्यूज हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर किसी कारणवश अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कोई नहीं, रूबिस्को जो है RuBP जो 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूज होकर के 3PGA बना देगा। C3 साइकिल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी कारणवश ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 की कम है, तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है RuBP जो कंपाउंड है, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होकर के 2 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। समझ रहे हो? और ये जो 2 कार्बन युक्त कंपाउंड है, और इस प्रोसेस को कहने का मतलब वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वारबर्ग, उन्होंने पता लगाया था। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन कहेंगे फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन कब होगा? जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में RuBP ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होकर के 2 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और ये 2 कार्बन युक्त कंपाउंड है तो इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। तो C2 साइकिल जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर अपन डिटेल से लेंगे। तो अभी ध्यान रखना बेटा, ये जो मतलब फोटो रेस्पायरेशन कहने का मतलब जो है ना, वो मतलब C3 साइकिल के अंदर मतलब प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर कंप्लीट होती है। तो हो सकता है कभी कभार अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है तो फोटो रेस्पायरेशन भी उनके अंदर देखने को मिलता है। और फोटो रेस्पायरेशन से क्या है कि प्रोडक्ट कम बनता है। क्यों? क्योंकि एक तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और साथ ही साथ लाइट रिएक्शन के अंदर जो ATP और NADPH प्लस H बनती है वो टोटली कंज्यूम हो जाती है। ओके, तो C3 साइकिल के अंदर जो है ये अपन ने मतलब उनके अंदर आप ध्यान देना कि C3 साइकिल के अंदर फोटो रेस्पायरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, C4 साइकिल के अंदर नहीं होता। C4 साइकिल के अंदर नहीं होने का कारण ये है कि C4 साइकिल के अंदर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा ग्रहण की जाती है ना, वो मतलब बंडल स्थित सेल में पहुँच करके, कहने का मतलब उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा ही रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फोटो रेस्पायरेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ध्यान देना बेटा कि C4 साइकिल जो होती है, C4 साइकिल को डिस्कवर करने का श्रेय वैज्ञानिक थे, मतलब उनके अंदर में कौन कौन सी अभिक्रिया है उनका पता लगाने के लिए जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था H. स्लैक साइकिल। इस वजह से C4 साइकिल को H. स्लैक साइकिल भी कहते हैं। आपकी बुक के अंदर तो ये C4 पथ ही दे रखा है, लेकिन ये ध्यान रखना इसको H. स्लैक साइकिल भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 4 कार्बन युक्त, क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट होती है, मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। मोनोकोट के अंदर मेज है, शुगर केन है, बाजरा है। डाइकोट प्लांट के अंदर एमेरेंथस है, यूफोर्बिया है। और इनके अंदर मतलब ये 2 प्रकार की कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है, मीजोफिल सेल और बंडल स्थित सेल। और इनके अंदर फोटो रेस्पायरेशन जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। अब C4 साइकिल बना रहा हूँ, ध्यान देना। C4 साइकिल के अंदर इस प्रकार से 2 सेल बनानी है, आप भी प्रैक्टिस करना घर पे। 2 प्रकार की सेल के अंदर कंप्लीट होता है। एक तो होती है मीजोफिल सेल, एक होती है बंडल स्थित सेल जिसको BSC लिख दिया, पर्ण मध्योतक कोशिका और कुलाचल कोशिका। इसके अंदर क्या होता है कि इन कोशिकाओं के अंदर जैसे यहाँ पर ये हो गए अपने स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है जिसका नाम है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है, यौगिकीकरण क्रिया होती है या जिसको कहेंगे कार्बोक्सिलेशन, यौगिकीकरण
यौगिकीकरण या जिसको कहेंगे कार्बोक्सिलीकरण, एंजाइम लगता है पेप्को या पेप कार्बोक्सिलेज, और वहां से ये 4 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। समझ रहे हो? और ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर? मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड, या आपकी बुक के अंदर ध्यान देना बेटा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपकी बुक के अंदर जो है C3 अम्ल, C4 अम्ल इस तरीके से दे रखा है, तो C4 अम्ल हमेशा ध्यान रखना। C4 अम्ल जो है वो है कौन सा? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। समझ रहे हो? और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? अपचयित होकर के क्या बनाएगा? मैलिक अम्ल। और यहाँ पर एनर्जी लगेगी जो लाइट रिएक्शन के अंदर बनी थी NADPH प्लस HIN, ये बदलेगा NADP प्लस के अंदर। समझ रहे हो? और ये 4 कार्बन युक्त, या C4 अम्ल आपकी बुक के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये एक ही है। अब मैलिक अम्ल की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर इसका क्या होगा? परिवहन होगा। परिवहन कह दो या डिफ्यूजन कह दो, परिवहन होकर के ये जो C4 अम्ल है ये पहुँच जाता है बंडल स्थित सेल में, मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड। यहाँ पर क्या होगा? इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, या इंग्लिश में इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। समझ रहे हो? डी कार्बोक्सिलेशन से क्या होगा? NADPH प्लस HIN, ये किस में बदलेगा? NADP प्लस के अंदर। ओके, और डी कार्बोक्सिलेशन से क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, और फिर 4 से 1 कार्बन निकल गया, 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है जिसका नाम है पाइरुविक एसिड। समझ रहे हो? पाइरुविक एसिड 3 कार्बन। इस पाइरुविक एसिड की जो कंसंट्रेशन है ये वापस बंडल स्थित सेल में ज़्यादा हो गई, तो ये जो है वापस पहुंच जाता है, इसका डिफ्यूजन होगा कहाँ पर? मीजोफिल सेल के अंदर पाइरुविक एसिड आ गया, और ये पाइरुविक एसिड जो है वापस रीजनरेशन के द्वारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना देता है, और यहाँ पर जो ATP लग रही है ATP वो बदल जाएगी किसमें? ADP के अंदर। समझ रहे हो? ये इसका पुनरुद्भवन होता है, यहाँ पर पुनरुद्भवन या इसको रीजनरेशन भी कह सकते हैं। समझ रहे हो? और ये जो CO2 है, ये CO2 इन बंडल स्थित सेल के अंदर एक 5 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है जिसका नाम है RUBP। ये कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ फ्यूज होकर के PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। फास्फोग्लिसरिक एसिड से कहने का मतलब जैसे 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, समझ रहे हो? और उससे जैसे ट्राइओज फॉस्फेट जो है कंपाउंड बनेगा, ट्राइओज फॉस्फेट, और ये ट्राइओज फॉस्फेट से एक तो वापस रीजनरेशन मतलब कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए RUB बनेगा, RUBP, और आगे जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो चल करके क्या बनाएंगे? तो कहने का मतलब ये CO2 जो है आगे चल करके केल्विन साइकिल के अंदर रन करेगा, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, और बाकी जो है ये वापस 3 कार्बन युक्त कंपाउंड जो वापस बनेगा इस साइकिल को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये जो थी C4 साइकिल थी, ध्यान देना बेटा, C4 साइकिल इधर देखो, ये जैसा है ना, 2 प्रकार की कोशिकाओं के अंदर संपन्न हो रहा है, एक तो है मीजोफिल सेल और एक बंडल स्थित सेल। समझ रहे हो? ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, 4 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाया जिसका नाम था ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल रिड्यूस होकर के मैलिक अम्ल। देखो आपके C4 अम्ल लिखा हुआ है, एक C4 अम्ल का मतलब है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, उससे आगे बढ़ना C4 अम्ल मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल परिवहन होकर के बंडल स्थित सेल में पहुँचता है, और वहाँ पर होता है इसका वी कार्बोक्सिलीकरण, तो 3 कार्बन युक्त कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पाइरुविक अम्ल। ये पाइरुविक अम्ल वापस कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो मीजोफिल सेल में पहुंचेगा, मीजोफिल सेल से वापस बनाएगा पुनरुद्भवन के द्वारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पर ATP लग रही है, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये वापस आगे चल करके C3 साइकिल को रन करेगी। तो कहने का मतलब C3 साइकिल जो है, चाहे C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, समझ रहे हो, या फिर C3 पादप, हर एक के अंदर
C3 साइकिल तो रन करती ही है। समझ रहे हो? और इसको डिस्कवर करने का श्रेय जाता है इनकी अभिक्रियाओं को एच और स्लेक। ओके, ये था आपने C4 साइकिल। अब अपन करते हैं आगे। अब ध्यान दो बेटा, अपन ने C3 और C4 साइकिल कर ली। अब हालांकि आपके सिलेबस के अंदर कैम साइकिल नहीं है, तो जैसे आप आगे वाली क्लासों के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ध्यान बताएंगे अगर आगे टाइम मिला तो। बाकी नहीं तो अगर कैम साइकिल सिलेबस के अंदर नहीं है, वो फिर अभी क्या इस साल 12th के सिलेबस के अंदर है, तो आपको मतलब उसका कोई इशू नहीं है। तो ये C3 और C4 साइकिल याद रखना। अब अगला टॉपिक है अपना फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन या प्रकाश श्वसन, ध्यान देना बेटा। फोटो रेस्पायरेशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन, अब जनरली श्वसन किसे कहेंगे? श्वसन किसे कहते हैं? जैसे कि अपन जैसे रेस्पायरेशन क्रिया में मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहने वाला ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना। समझ रहे हो? उसी प्रकार अब फोटो रेस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया कि पेड़ पौधों के अंदर भी श्वसन क्रिया के अंदर जो जीव जंतुओं के अंदर प्रोसेस होता है वो कब होता है, वे भी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे फोटो रेस्पायरेशन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, ये मेनली किस में होता है? C3 पादपों के अंदर देखने को मिलता है। इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन युक्त होता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल, इस वजह से इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। और ये जो है 3 कोशिकांग के अंदर कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटो रेस्पायरेशन कब होगा? ध्यान रखना, अगर कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हो, तो उस दरमियान क्या होगा? ये रुबिस्को जो एंजाइम है पर्णमध्युत्तक कोशिका में उपस्थित होता है। ये रुबिस्को एंजाइम RUBP को ऑक्सीजन के साथ फ्यूज करके 2 कार्बन युक्त कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। समझ रहे हो? और ये 2 कार्बन युक्त कंपाउंड होने की वजह से इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। अब ध्यान देना बेटा, ये 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है, समझ रहे हो, और ये 2 कार्बन युक्त कंपाउंड का निर्माण करता है। और कब? जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटो रेस्पायरेशन, या इसको सबसे पहले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो पेड़ पौधों के अंदर ज़्यादा हो रही थी उसका पता लगाया था एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वारबर्ग। इस वजह से इसको वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट का मतलब हो गया कि जब पेड़ पौधों के अंदर वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो इसको फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, डबली वेस्टफुल प्रोसेस है। इसको डबली वेस्टफुल प्रोसेस अपन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूज नहीं हो रही है। और सेकंड केस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ATP और NADPH प्लस HIN बनता है वो बिना किसी प्रोडक्शन के कंज्यूम हो जाती है। इस वजह से इसको नष्टकारी अभिक्रिया भी कहते हैं या नष्टकारी प्रक्रिया भी कहते हैं। अब C2 साइकिल बता रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। C2 साइकिल जो होती है वो 3 के अंदर कंप्लीट होती है, ध्यान देना। देखें, ये जो है 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट होगी। एक तो होती है क्लोरोप्लास्ट, एक है परऑक्सीसोम और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। इधर देखो, क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद में परऑक्सीसोम और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ध्यान देना बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है कि जैसे जो इनकी लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, इन स्टोमेटा के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दोनों प्रकार की गैसों को एब्जॉर्ब किया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सॉरी,
कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटो रेस्पायरेशन करवा रहा हूँ तो फोटो रेस्पायरेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो उस दरमियान इन कोशिकाओं के अंदर जो RUBP जो 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है, ये इस ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होकर के बनाएगा 2 कार्बन युक्त कंपाउंड जिसका नाम है फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। समझ रहे हो। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर मैं RUBP के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है ना तो इसके में PGA के मॉलिक्यूल का भी निर्माण हो जाता है। समझ, कुछ एक मात्रा में PGA भी बनता है। तो PGA के 2 मॉलिक्यूल, वो भी 3 कार्बन युक्त, कितने हो, 3 और 3 6, इसके 2 मॉलिक्यूल और 2 कार्बन युक्त। ठीक है, तो कितने, 6 और 4 के 10 हो गए, ये 10 पूरे हो गए। अब यहाँ पर ये जो PGA है ये आगे चल कर और भी कई मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण करता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। आगे चल कर ग्लाइकोलेट, और ये ग्लाइकोलेट डिफ्यूज हो जाएगा पेरोक्सीसोम के अंदर, और पेरोक्सीसोम के अंदर ये बनाएगा ग्लाइऑक्सिलेट जो है इसके साथ अमीनो ग्रुप जुड़ करके एक अमीनो एसिड का निर्माण करता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, समझ रहे हो, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अमीनो ग्रुप वापस रिटर्न हो जाता है अमोनिया के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड एक भी साथ में रिमूव हो जाती है। यहाँ पर सब ये 2 कार्बन है और 2 मॉलिक्यूल है, सब 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल। समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है वो रिमूव हो जाती है, और फिर अब देखो 4 कार्बन थे, 1 कार्बन रिमूव हो गए, तो पीछे कितने बचे, 3 कार्बन एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सीरीन। 3 कार्बन युक्त कंपाउंड और 1 मॉलिक्यूल। ये सीरीन वापस पहुंचेगा कहां पर पहुंचेगा, पेरोक्सीसोम के अंदर। पेरोक्सीसोम में ये सीरीन क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से बनेगा, क्या बनेगा, ग्लिसरेट, और ये जो ग्लिसरेट वापस डिफ्यूज होता है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये ग्लिसरेट वापस आगे चल करके PGA का निर्माण करता है। इधर देखें, जैसे ये है ना, इधर ध्यान देना बेटा, ये एक कंप्लीट साइकिल है, कौन सी, C2 साइकिल। देखें, ध्यान दो बेटा, ये एक जो मैंने आउटलाइन बनाई जो साइकिल, इसके अंदर ध्यान दो, C2 साइकिल के अंदर वही, जैसे देखो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ग्रहण की, RUBP जो है 2 मॉलिक्यूल लिए, क्या बनाया, फास्फोग्लाइकोलेट या फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, 2 कार्बन युक्त 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आगे चल करके ग्लाइकोलेट बनाएगा, ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम में पहुंचा, डिफ्यूज हुआ, यहाँ से ग्लाइऑक्सिलेट, ये सब मध्यवर्ती कंपाउंड है, इससे ग्लाइसिन बने, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचा, अमोनिया रिलीज हुआ क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है ऐड हुआ था, और यहाँ से फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद जैसे 2 मॉलिक्यूल और 2 कार्बन, जो टोटल 4 कार्बन थे, तो 3 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है सीरीन अमीनो एसिड। ओके, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुई, ये जो सीरीन है, ये सीरीन वापस जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर जब ज़्यादा हो जाती है तो ये सीरीन पहुँची पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम के अंदर ये बनाएगा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट जो है एनर्जी लगेगी NADPH, और वो NADP प्लस के अंदर जो है मतलब बदलता है, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है ग्लिसरेट। ये ग्लिसरेट पहुँचा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये जो ग्लिसरेट है अब ATP की उपस्थिति में किस में बदलेगा, PGA के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि इस साइकिल से अपने को क्या निष्कर्ष निकला, क्या पता पड़ा, कहने का मतलब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट या फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना,
येन केन प्रकारेण, इससे कहने का मतलब वापस PGA का निर्माण करना, ताकि इससे जो PGA बनेगा ना वो आसानी से, कहने का मतलब C3 साइकिल जिसे रन करेगी और ग्लूकोज का निर्माण आसानी से हो सके। कहने का मतलब यहाँ जो फोटो रेस्पायरेशन के अंदर 2 कार्बन युक्त कंपाउंड जो बन रहा है उससे वापस PGA को प्राप्त करना। कहने का मतलब यहाँ पर जो कार्बन जो लॉस हो रहे हैं ना उसको वापस रीगेन करने की एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन युक्त कंपाउंड था, एक कार्बन लॉस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो 3 कार्बन से अपन ने वापस PGA का निर्माण कर लिया, समझ रहे हो। और ये PGA आगे चल करके क्या C3 साइकिल को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अपन ने इसलिए लिए थे क्योंकि कम सांद्रता में कुछ मात्रा में PGA भी बनता है और एक फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का भी निर्माण होता है। ये आगे चल करके वापस क्या बनाएगा PGA, क्योंकि इस साइकिल को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। और ये जो फोटो रेस्पायरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। हालांकि ये जो साइकिल है ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, फिर भी इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, एग्जाम के अंदर इससे सवाल भी मिलते हैं। वारबर्ग इफेक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लो। एक तो आपको लिखो एक्सप्लेन, या फिर लिख लो डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल। कहने का मतलब C3 और C4 चक्र में क्या अंतर है, ये आप जब अपनी नोटबुक के अंदर नोट करोगे, और फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो डाउट क्लास के अंदर आप लेके आना, उसके अंदर बताएंगे। ओके, और एक अगला क्वेश्चन लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाई फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन जो मैंने बताया, फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ओके, थैंक यू।